इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तैंतीस साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे भूतपूर्व सैनिक आज भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल ये मामला वन रैंक वन पेंशन का है, जिसे लेकर सैनिकों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। लेकिन आक्रोश जताने का उनका तरीका बेहद सौम्य है। वो काफी समय से एक शांत स्वभाव के साथ संघर्ष कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को सुने और उन्हें पूरा करे। लेकिन सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर लगातार गोलमोल रवैया अख्तियार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत करती हूं आपका अपने इस स्पेशल प्रोग्राम बात मुद्दे की में। बात मुद्दे की में आज हमने ये अहम मुद्दा चुना है, वन रैंक वन पेंशन। दरअसल इस मुद्दे को चुनने का मकसद यही है कि सरकार इस पर गौर फरमाए। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एडविन अमन जी मौजूद हैं। एडविन अमन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू दीक्षा जी। एडविन जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आखिर वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है क्या, क्योंकि अभी भी हम लोगों को इसे लेकर एक सही जानकारी नहीं है। देखिए, वन रैंक वन पेंशन, जाहिर सी बात है कि एक रैंक और एक ही पेंशन। देखिए, एक सैनिक जब एक रैंक से रिटायर होता है और उसके 10 साल के बाद कोई सैनिक उसी रैंक से रिटायर होता है, मान लीजिए 10 साल का डिफरेंस है। आज की स्थिति यह है कि जो पेंशन मिल रही है सैनिक को वो 10,000 रुपये मिल रही है, लेकिन जब 10 साल की आगे की बात करेंगे तो शायद उस सैनिक को मेरे ख्याल में कि 30 से 40 हज़ार के बीच पेंशन मिल रही है। तो ये गैप है, इसको पाटने का तरीका है कि अगर आप एक ही रैंक से रिटायर हो रहे हैं तो कम से कम पेंशन का जो दायरा है वो एक फिक्स कीजिए। क्योंकि बहुत सारे सैनिक ऐसे जो 30 साल पहले रिटायर हो गए, बहुत सारे सैनिक अब रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी आप अगर पेंशन में गौर करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। किसी को 30,000 मिल रहे हैं तो किसी को 10,000 मिल रहे हैं तो किसी को 5,000। तो ये डिफरेंस है, इसको खत्म करने की बात हो रही है। देखिए, यही बात है और लगातार 33 साल से जो संघर्ष चल रहा है वो इसी मुद्दे को लेकर चल रहा है कि भाई कम से कम आप जो वन रैंक वन पेंशन का मामला उसको निपटाइए। और लगातार यूपीए सरकार की बात करें, एनडीए की बात करें, दोनों में ये मतभेद रहे हैं, दोनों में ये चीज़ रही है कि हाँ, कहते तो बहुत कुछ है और बातें तो बहुत कुछ आती हैं, बहुत सारी बयानबाजी होती है, बहुत सारी सियासत होती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात, कुछ भी नहीं सामने आ पाता और वही गोलमोल रवैया, वही सारी बातें, सियासत, वही सब कुछ। तो कहने का मतलब ये 33 साल से जो मुद्दा चल रहा है वो आज भी चल रहा है और बस मेरे ख्याल से आज भी वही सब चीज़ें जो पहले हम लोग बात करते थे उसमें कोई भी नयापन नहीं आ पा रहा है। जी, यहाँ आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक अगर बात करें तो हर साल देश में करीबन 65,000 सैनिक जो होते हैं वो रिटायर होते हैं और अब अगर हालिया दौर की बात करें तो करीब 25 लाख एक्स सर्विसमैन जो है वो मौजूद हैं। तो इतने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार चुप बैठी। अगर बीजेपी सरकार जो अभी आई है उसने सबसे पहला वादा किया था ये सैनिकों को लेकर कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, लेकिन उनका भी गोलमोल रवैया है। प्रधानमंत्री ने अभी मन की बात कार्यक्रम में ये बोला है कि इसे लेकर जितनी भी दिक्कतें हैं उनके बारे में मुझे पहले इतनी अच्छे से नहीं पता था, अब पता चल रहा है। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि मोदी जी चुनाव के समय कहा करते थे, ये इस तरह का प्रचार था उनका कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो 1 महीने के अंदर इस चीज को लागू कर दूंगा। लेकिन देखिए, आज 1 साल से ऊपर का समय आ गया और वही स्थिति बनी हुई है। खुद मोदी को यह कहना पड़ा कि देखिए इतना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है। लेकिन देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, जब इतना पेचीदा मामला था तो आपने क्यों झूठा वादा किया लोगों से, क्यों सेना से झूठा वादा किया, क्यों उन पूर्व जो सैनिक है उनसे झूठा वादा किया। देखिए, यही बात आती है कि सियासत हो रही है सिर्फ, और सियासत में पिस रहे हैं लोग कि 33 साल से लोग हड़ताल कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लगातार भूख हड़तालों पर जा रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी चीज़ों को पूरा किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। और बिल्कुल, मैं दीक्षा जी, मैं आपके साथ में एक बात जोड़ना चाहूँगा। जब जंतर मंतर में सैनिकों के पास मिलने गया इस मुद्दे पर, तो मुझे ये पता चला कि वो लोग ने बताया कि क्यों मांग पूरी नहीं हो पा रही। मैंने पूछा सवाल कि आखिर 33 साल से आपकी मांग क्यों नहीं पूरी हो पा रही। उनका बड़ा सरल जवाब था कि देखिए, हम ना तो सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाते हैं, ना कहीं तोड़फोड़ करते हैं, ना कहीं सड़कें रोकते हैं, ना कहीं रेल रोकते हैं। तो हमारा बड़ा साधारण सा तरीका है विरोध करने का। हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही। शायद यही हमारा एक गलत तरीका है जो हम अपना रहे हैं। लेकिन देखिए, सेना आज भी जो पूर्व सैनिक है उसी चीज़ों पर अटल है और देखिए उन्हीं तरीकों से लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े शांत तरीके से कर रहे हैं। कोई भी आपने अभी तक मेरे ख्याल में सुना नहीं होगा कि सेना ने वहाँ पर तोड़फोड़ कर दिया, सेना ने गलत चीज़ें पेश की। मेरे ख्याल से ये बड़ा उदाहरण है जो हड़ताल करते हैं जो लोग, उनके लिए बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से चीजों को किया जाए और किस तरह से मांग अपनी रखी जाए।
बिल्कुल, सेना अगर इतना शांत रवैया दिखा रही है, अपनी सौम्यता से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रही है, तो आखिर दिक्कत क्या आ रही है? या तो सरकार इन चीज़ों को पूरा नहीं करना चाह रही, या फिर सरकार के अंदर मैं बात करूं तो कुछ चीजें चल रही हैं जिन्हें लेकर वो इसे रोके बैठी है। बीजेपी की मैं बात करूं तो न केवल एक मुद्दा, तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर उन्हें शायद मैं बीजेपी की बिल्कुल आपकी बात बढ़ाऊं, दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल आपने जो दिक्कतों की बात की, मैं पारिकर साहब का बयान जोड़ दूं, जो रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया कि कोई युद्ध नहीं हुआ इस बीच, कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई। देखिए, सेना की अगर आप भूमिका तलाशेंगे तो मेरे ख्याल से सेना हर चीज में शामिल है। अभी देखिए, आपदा में सेना का आप भूमिका देखिए, कितना अंदर तक जाके वो लोगों की मदद करते हैं, कितना जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद करते हैं, कितने जो बड़े खतरे होते हैं उनको टालते हैं। तो इस तरह की बात कह के मेरे ख्याल से सैनिकों को अपमान कर रहे हैं, और ये सब चीज हमारे जैसे देश में नहीं होना चाहिए, जहां पर सेना की इतनी बड़ी भूमिका है। सेना बॉर्डर पर खड़ी है, सेना सरहदों पर खड़ी है, उन्हें देश की रक्षा की परवाह है, वो रात दिन वहां पर अड़ी है और अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ के देश की रक्षा कर रहे हैं, और 24 घंटे जाग जाकर देश को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। ये उन्हीं की वजह है जो दीक्षा जी आज हम जैसे लोग सुरक्षित देश में महसूस कर रहे हैं। तो बड़ा मुद्दा है। बयान जरूर दिया है कि पिछले 30 सालों में देश में कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उन्हें मैं ये बात जरूर याद दिला दूं कि जितने भी अहम युद्ध हुए हैं, चाहे बात करें 1961 की या 1965 की, या फिर उसके बाद 1971 की या कारगिल युद्ध की, तो यही वो सैनिक हैं जिन्होंने वो युद्ध लड़े थे, जो आज अपनी मांगों को लेकर इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्हें इन चीजों को देखना चाहिए, तब इस तरह के बयान देने चाहिए। खैर, अगला प्रश्न मैं आपसे ये लूंगी अरविंद जी कि सिविल और आर्मी जिसे लेकर लगा सरकार की ओर से एक बात भी सामने आई कि दोनों में अंतर है। अगर हम आर्मी को लेकर आज इस रूल को पास कर देते हैं तो कल को सभी इस तरह की मांग करने लग जाएंगे। दीक्षा जी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दीक्षा जी, मैं बिल्कुल आपकी जो बात आपने रखी कि दोनों ही सेवाओं में अंतर है। आर्मी की पहले बार शुरुआत करना चाहूंगा। आर्मी जो हमारा सैनिक है उसकी उम्र सर्विस की है तो मेरे ख्याल 33 से 35 साल के बीच है। इस मायने में जो सिविल में सर्विस कर रहे हैं उनको 60 के आसपास है, मतलब इस तरह से 25 साल का उन्हें घाटा हो रहा है, सीधा सैलरी की बात की जाए। उसके बाद वो सीधा पेंशन पा जाते हैं। तो ये तो अपने आप में एक विषय साफ साफ है कि जो सैनिक जो अपना तन मन धन देकर सेना की सुरक्षा कर रहा है, सेना के साथ में लगा हुआ, देश की हिफाजत में लगा हुआ है, उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो है कि इतनी छोटी एज में वो वापस आ जाता है। या तो आप उसकी उम्र भी 60 करिए ताकि उसको भी जो लॉस हो रहा है कम से कम वो लॉस ना हो। तो ये चीज वो है। देखिए, आप सिर्फ बातें बनाकर या गोलमोल रवैया अपनाकर चीजों को नहीं तोड़ सकते। देखिए, दोनों का अपना कायदे और अपने तरीके अलग है काम करने के। सेना रात दिन सिलचर जैसी ठंडी जगहों पर जहां पर हमेशा तापमान शून्य से नीचे रहता है वहां पर तैनात रहती है। वहीं राजस्थान की बात करें जहां पर बहुत गर्म मौसम होता है, वहां के पर जाकर बॉर्डर पर तैनात रहती है। तो इसका कोई मायने नहीं है कि आप दोनों को रख के साथ देख सके। मेरे ख्याल दोनों की तरीके अलग है। हाँ, हम सिर्फ पेंशन की बात करें दीक्षा जी, पेंशन को लेकर बात हो रही है। सर्विस की अपने भी सबकी जिम्मेदारी, अपना सबका करने का तरीका है, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन सेना की अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सेना किसी भी देश का एक ऐसा अंग है जो देश को ये महसूस करवाता है कि हम सुरक्षित हैं, हम अपने देश में जो चाहें वो कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें उस तरह रह सकते हैं, हम बॉर्डर पर खड़े हैं, इसलिए आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं। यही एक तरीका है। और आप उसकी तुलना अगर एक आम जो कर्मचारी उससे करेंगे तो मेरे ख्याल से सेना के साथ अन्याय होगा, और ये कम से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका जो मेरे ख्याल से मौजूदगी है, उनका जो एक हमारे देश में दखल है बहुत अहमियत वाला है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की सियासत नहीं होना चाहिए इस मुद्दे पर। बिल्कुल, और एक भारी अंतर है दोनों के रिटायरमेंट में। अगर सिविल और आर्मी की बात की जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता सरकार से कि उन्हें 35 साल की जगह 60 साल की उम्र में रिटायर कीजिए, क्योंकि ये सवाल देश की सुरक्षा का आ जाता है, देश में सेना की अहमियत का आ जाता है। तो ज्यादा उम्र तक उन्हें रखा भी नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज है वन रैंक वन पेंशन की, जो कि सरकार के हाथ में है, उसे सरकार जरूर लागू कर सकती है दिक्कतों को दूर करने के बाद। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछले 33 सालों से अगर ये मुद्दा चल रहा है तो क्या अब तक दिक्कतें दूर नहीं हो पाई? यूपीए सरकार की बात करूं तो प्रतिभा पाटिल के पास तकरीबन 1.5 लाख सैनिकों ने एक ज्ञापन पर अपने खून से हस्ताक्षर कर उनके पास भेजा इसे लेकर, लेकिन तब भी ये नागवारा गुजरा सरकार को। आज जब मोदी वादा करके आए इसका, तब भी वो इसे पूरा नहीं कर रहे। तो सरकार की भूमिका, या तो सरकार सेनाओं को लेकर सीरियस नहीं है, सिर्फ अपनी सुरक्षा करवाना चाहती है और बाद में उनका देखते ही हम क्या हाल होता है हमारी सेना का, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दीक्षा जी, मैं अपना अनुभव बताऊं, जब मैं जो पूर्व सैनिक है उनसे मिला तो उन्होंने सीधा सवाल किया कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो अरबों रुपए दान कराते हैं क्या उस सेना के लिए? की बात करूं तो बहुत सारे ज्यादा जो दान गया है भारत से। म्यांमार की बात करें, आप नेपाल की बात करें, और भी कई मुल्कों की बात करें, छोटे मुल्क हैं, वहां पर मोदी जी ने लगातार उनको समर्थन देने की बात की पैसे के द्वारा। तो ये पूर्व जो सैनिक उनका ये कहना है कि भाई क्या हम उनसे भी गए गुजरे हैं?
हम रात दिन देश की सेवा में लगे रहते हैं, हम रात दिन देश को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं, तो क्या हमारा स्तर उन लोगों से भी कम है? देखिए बड़ा सवाल यही है, सियासत की बात कर रहे हैं हम लोग कि जिस तरह से यूपीए सरकार और बीजेपी सरकार लगातार ये एक फुटबॉल की तरह हो गया है कि गेंद कभी इस पाले में तो कभी इस पाले में, कभी आप करिए तो कभी हम करेंगे, तो ये स्थिति बनती है जो आम जनता को लेकर वो दोनों में से कहीं नहीं है। और देखिए इसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज और जोड़ दीक्षा जी, जो विधवा सैनिकों की जो विधवाएं हैं उनके लिए पैसे की बड़ी दिक्कत होती है। यदि ये पास होता तो उनको बड़ी आर्थिक रूप से मदद मिल सकती है, उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक बड़ी जरूरत भी है मेरे ख्याल से कि सेना के लिहाज से सोचा जाए कि जो सैनिक अपनी जान तक देकर देश को कुर्बानी देकर अपने देश को हिफाजत महसूस करवाते हैं, बड़े बड़े युद्ध जितवाते हैं, उनके साथ कम से कम ये अन्याय नहीं होना चाहिए। और जो उनकी मांग है सिर्फ पेंशन की मांग है, ये नहीं कि आप हमें हमारी पेंशन को इतना बढ़ा दीजिए कि उसके अलग मायने हो, बट उनका ये कहना है कि इस पेंशन को इतना कर दीजिए कि अगर जो रिटायर हो रहा है सैनिक उसके बराबर हमारी भी पेंशन हो। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए सरकार खुद मानती रही है, ऐसा नहीं सरकार ने नहीं माना हो या ये कोई बहुत गैर तरीके से वो लोग इसको मांग कर रहे हो, सरकार ने खुद माना है, तब जाकर सैनिक भी उस पर लगे हुए हैं। और सरकार ने लगातार आश्वासन भी दिया है, कभी यूपीए ने बोला हम करेंगे, कभी बीजेपी ने बोला हम करेंगे, लेकिन आखिर हम जो बात कर रहे हैं उसी पे कर रहे हैं कि आज तक किसने नहीं किया। आपने विधवाओं का जिक्र किया, तो बताना चाहूंगा कि आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें पेंशन के नाम पे 30 रुपए 40 रुपए उस दौरान की सैलरी के अकॉर्डिंग इतना पैसा मिल रहा है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आज कुछ भी हो सकता है। अपने बच्चों को तो पढ़ाया तक नहीं जा सकता और एक दिन का खाना भी पूरा दीक्षा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि समय के अनुसार चीजों को बदलना चाहिए। देखिए समय 20 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। उत्तर लेना चाहूंगी अर्जुन जी, सरकार का ये कहना कि अगर बाकी एरिया के लोगों ने इस चीज की मांग की तो फिर क्या रुख अख्तियार किया दीक्षा जी, फिर वही बात है, फिर गोलमोल रवैया अपनाया जा रहा है। देखिए आप दूसरे की बात कैसे कर सकते हैं? सेना एक अपना अलग अहमियत रखता है, अपनी एक अलग उसकी इंपॉर्टेंस है देश के लिहाज से। और मुद्दा जरूरी नहीं है सिर्फ सरकार इस पर घुमा रही है, देखिए घुमा नहीं रही, मैं तो कहूंगा बेवकूफ बना रही है कि जिस तरह के मामले सामने आए, जिस तरह से आप पहले बातें कह देते हैं कि भाई नहीं हम आते 1 महीने के अंदर इनको दे देंगे, उस समय आपको नजर नहीं आया कि सिविल वाले भी मांग कर सकते हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे क्यों बनकर रह जाते हैं? मेरा बड़ा सवाल यही है सरकार से कि आखिर आप पहले क्यों इन चीजों को नहीं पढ़ते ढंग से, पहले क्यों इन चीजों पर स्टडी नहीं करते, पहले क्यों रिसर्च नहीं करते, पहले क्यों सब चीजें सामने लेकर नहीं आते? अब आप सरकार में, तब आपको लगता है कि ये बहुत पेचीदा मामला है। मेरे ख्याल में सरकार कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि ये एक वाजिब मांग है और मेरे ख्याल से इस पर वो अपने कदम अब पीछे खींचना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा बजट भी इसमें लगने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा कि कैसे जो एक सैनिक ने अपनी जिंदगी पूरी देश को दी है उसको हम सुरक्षा प्रदान करें, उसको हम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें, ताकि वो खुद को महफूज समझ सके कि हाँ देश ने मेरे लिए भी कुछ किया है, जबकि मैंने देश के लिए इतना कुछ किया है। तो बिल्कुल ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जब भी कोई अटपटा मुद्दा होता है या किसी ने किसी के खिलाफ बयान दे दिया, अगर कोई आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए तो विपक्ष तुरंत इसे मुद्दा बना लेता है। लेकिन आज जब सेना अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, 33 सालों से लड़ रही है, चाहे विपक्ष जब सत्ता में हो या फिर अब बीजेपी सरकार सत्ता में हो, तो आज ये मुद्दा विपक्ष का मुद्दा क्यों नहीं बन रहा? काफी समय से जब से चल रहा है, तब सभी सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए? या तो इसलिए क्योंकि क्रूर प्रदर्शन नहीं किया जा रहा, या फिर सेना की अहमियत का एहसास शायद सरकार को नहीं है। ये सेना वही सेना है जिसने हमारे देश को आज तक सभी महत्वपूर्ण युद्धों में जीत दिलाई या हमारी रक्षा की। ये वही सेना है जो आज भी तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए, जिसे ना तो समय का होश रहता, ना ही तापमान का होश रहता। इस सेना ने हर पल सिर्फ देश की रक्षा के लिए काम किया है। इस सेना को अगर सरकार की ओर से मदद नहीं मिलेगी तो आखिर सेना के लोग कहां जाएंगे? उनकी मांगे भी एक तरह से जायज हैं। अगर किसी के परिवार को 30 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं तो आखिर वो परिवार गुजारा कैसे करे? आपके लिए, आपके देश के लिए जान गंवाने वाला सैनिक आज अपने परिवार की नजरों में बिल्कुल कहीं भी स्टैंड नहीं करता, क्योंकि वो अपने परिवार का पेट भरने में कहीं ना कहीं असफल साबित हो रहा है। तो इस तरह के मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उल जुलूल तमाम बातें सामने आती हैं, उन पर बढ़ चढ़ के नेताओं के बयान भी सामने आते हैं, लेकिन जब ऐसा मुद्दा सामने आता है तो बयान भी आते हैं तो इनके खिलाफ। इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और कम से कम अपने चुनावी वादों को एक अच्छी तरह निभाना चाहिए। उन्हें सिर्फ चुनाव के बाद, अब जब सत्ता पे काबिज हो गए, तो एक पेचीदा मामला कहकर या फिर एक दिक्कत वाला मामला कहकर टालना नहीं चाहिए। या तो आप चीज़ों पर रिसर्च कीजिए, या तो उनकी जानकारी रखिए, तब उस पर वादा कीजिए, या फिर आज उसे लागू करने में किसी तरह की दिक्कत की बात कम से कम इन सैनिकों से मत कीजिए, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने आज तक देश की रक्षा की है। आज के मुद्दे की बात के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करूंगी ऐसे ही किसी अहम मुद्दे पर चर्चा को लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।